हेलो स्टूडेंट, चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, जिसमें हमने इस लेक्चर से पहले स्टडी कर ली है डेडली डिजीज 8। ठीक है, चैप्टर हमने स्टार्ट किया था हेल्थ एंड डिजीज के इंट्रोडक्शन से। उसके बाद हमने पढ़े डिजीज के टाइप अलग अलग बेसिस पर और पैथोजेनिक डिजीजेज की कुछ एग्जाम्पल्स के साथ कंप्लीट स्टडी हमने की। ठीक है, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी एंड इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी कंप्लीट होने पर हमने एक डिजीज पढ़ी थी एड्स, जो कि रेट्रोवायरस HIV से होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिजीज पढ़ रहे हैं कैंसर। ठीक है, कैंसर के बारे में आप सभी ने सुना हुआ है। कैंसर एक डेडली डिजीज है। डेडली डिजीज का मतलब है कि इसमें डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और थ्रू आउट द वर्ल्ड मिलियन पीपल, बहुत ज़्यादा लोग कैंसर से एक साल में मरते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कैंसर को हम आज पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे। उसमें क्या क्या है, व्हाट इज कैंसर, कैंसर की डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल, क्योंकि हमारी बॉडी की ही कुछ सेल कैंसर सेल की प्रॉपर्टीज ले लेती हैं और बॉडी में कैंसर हो जाता है। तो वो सेल नॉर्मल सेल से अलग किस तरह होती है। व्हाट इज ट्यूमर, ट्यूमर क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, ये सब स्टडी करेंगे। कार्सिनोजेंस, ऐसे एजेंट्स जो कि बॉडी में कैंसर कर सकते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, ये स्टडी करेंगे। डिटेक्शन ऑफ कैंसर, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि कैंसर किसी की बॉडी में हो तो उसको डिटेक्ट करने में काम में आते हैं। और लास्ट में कैंसर का ट्रीटमेंट क्या क्या होता है, ये सब स्टडी करें। ठीक है, तो हम एक एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। कैंसर, कैंसर क्या है, द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल विच इज अनरेगुलर, नॉट रेगुलेटेड, results in formation of mass of undifferentiated cells which is called cancer। मतलब ये कि हमारी बॉडी में सेल डिवीजन एक हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस है। रेगुलेटेड प्रोसेस का मतलब ये कि एक पेरेंट सेल से जब दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है तो उसमें इस सेल के डिवाइड होने से डॉटर सेल बनने तक बहुत सारी स्टेजेज आती हैं, जो आपने माइटोसिस सेल डिवीजन में पढ़ी है, G1 है, G2 है, ये सभी स्टेजेज। और इन सभी स्टेजेज में हर एक स्टेज पर चेक पॉइंट होते हैं। चेक पॉइंट होने का मतलब ये है कि एक स्टेज में जो जो इवेंट सेल डिवीजन के लिए होने थे, क्या वो कंप्लीट हो गए हैं, तभी वो सेल डिवीजन की फेज एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है। फिर अगली फेज में जो जो भी इवेंट होने थे, क्या वो कंप्लीट हो गए हैं, अगर हो गए हैं तो भी वो नेक्स्ट फेज में ट्रांसमिशन होगा। और इस तरह से एक पेरेंट सेल डिवाइड करके और दोनों सेल का फॉर्मेशन कर लेती है। ये तो है नॉर्मल प्रोसेस जो हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है। हर एक सेल जब भी डिवाइड करती है तो सेल डिवीजन का प्रोसेस हाईली रेगुलेटेड होता है। ठीक है, अब कैंसर क्या है, कैंसर एक कंडीशन है जिसमें सेल के डिवीजन होने के लिए जो चेक पॉइंट है इनका फेलियर हो जाता है। फेलियर का मतलब क्या है कि इस सेल जब डिवाइड करना स्टार्ट करती है और दो डॉटर सेल बनाती है तो उसके बीच में कोई भी चेक पॉइंट नहीं आता, जिसकी वजह से उस सेल का डिवीजन कंटिन्यूअसली होता है, अनरेगुलेटेड होता है और बहुत ही हाई स्पीड से होता है। और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं, मतलब ये नॉर्मल सेल डिवीजन जो चेक पॉइंट के थ्रू होता है, एबनॉर्मल सेल डिवीजन जिसमें चेक पॉइंट फेल हो जाते हैं, नॉर्मल सेल डिवीजन एक से दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे, ये डॉटर सेल्स फिर ग्रो करेंगे, ग्रो करने के बाद फर्दर ये डिवाइड कर सकते हैं कुछ टाइम के बाद। लेकिन कैंसर सेल में एक से दो सेल बनने के बाद वो दो सेल तुरंत डिवाइड करके 4 सेल और वो 4 सेल तुरंत डिवाइड करके 8 सेल का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से अनकंट्रोल्ड डिवीजन अगर बॉडी में किसी भी टिश्यू की, किसी भी ऑर्गन के सेल का हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कैंसर। ठीक है, स्टडी अबाउट कैंसर इज कॉल्ड
अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को ही हम कैंसर बोलते हैं। इसमें वास्तव में क्या होता है कि ये सेल डिवीजन के लिए जो सेक्शंस हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं किसी रीजन से, जिसके कारण एक सेल जब डिवाइड करने लगती है तो वो डिवाइड करती ही रहती है, जिसमें सेल डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन दोनों ही अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, कोई डिफरेंशिएशन का नहीं होता। ठीक है, तो ये तो है कैंसर। व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल? अगर हम एक नॉर्मल सेल की बात करें तो उस नॉर्मल सेल में मैंने बताया कि सेल डिवीजन का प्रोसेस है हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस। हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस का मतलब ये है कि सेल डिवीजन के हर एक स्टेज में सेल डिवीजन में होने वाले इवेंट्स हुए या नहीं हुए उनको चेक करने के लिए प्रोटीन्स होती हैं। अगर वो इवेंट नॉर्मली चल रहे हैं तो वो सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बनाएगी, तो फ्यूचर में ग्रो करके साइज में, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, सब में ग्रोथ करके फ्यूचर में कुछ टाइम के बाद फिर से डिवाइड करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन कैंसर सेल में इस तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। तो क्या क्या अलग प्रॉपर्टी है कैंसर सेल में जो उनको स्पेशल बनाती हैं, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है नियोप्लास्टिक सेल, मतलब द सेल्स which undergo continuous division but do not differentiate are called neoplastic cells। मतलब एक पेरेंट कैंसर सेल से डिवाइड से बनने वाली वो डॉटर सेल्स, न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल्स जो कि डिफरेंशिएट नहीं होती लेकिन फर्दर डिवाइड करती ही रहती है, ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं नियोप्लास्टिक सेल्स। ये प्रॉपर्टी नॉर्मल सेल में नहीं होती, क्योंकि नॉर्मल सेल पहले से डिवाइड करेगी, उससे बनने वाली डॉटर सेल ग्रोथ करेंगी और डिफरेंशिएशन करेंगी, और फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ी तो फिर वो डिवाइड करेंगी। ऐसा कैंसर सेल्स में नहीं होता। ठीक है, तो ये होती है नियोप्लास्टिक सेल। सेकंड, रेजिस्टेंट टू कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या होता है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब ये होता है कि एक पेरेंट सेल से डिवाइड करती है, एक पेरेंट सेल है, इससे डिवाइड करके डॉटर सेल बनेगी, उससे डिवाइड करके और डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे जैसे सेल की डेंसिटी उस टिश्यू में इंक्रीज होती जाएगी, इन सेल्स का आपस में टच होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। और जैसे ही ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे, एक दूसरे को टच करेंगे, तो सेल डिवीजन का प्रोसेस रुक जाता है। क्यों? क्योंकि सेल्स की डेंसिटी मैक्सिमम रेंज तक पहुंच चुकी है। ठीक है, तो इसको तो बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी सिर्फ नॉर्मल सेल्स में होती है, कैंसर सेल्स में नहीं होती। कैंसर सेल्स होते हैं रेजिस्टेंट टू कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ठीक है, मतलब नॉर्मल सेल में तो ये सेल डिवीजन रुक जाएगा, लेकिन अगर कैंसर सेल है तो वो सेल डिवीजन होता रहेगा, एक दूसरे से बिल्कुल टच हो जाएंगी, सेल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर भी वो सेल डिवीजन चलता ही रहेगा। इसका मतलब कैंसर सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती। ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी है एंकरेज इंडिपेंडेंट। मतलब ये है कि किसी भी टिश्यू के अंदर जब सेल्स डिवाइड करती है तो सेल डिवीजन के दौरान उन सेल्स को मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। मैट्रिक्स दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट स्पेस को बोलते हैं। तो जब वो सेल डिवाइड करती रहती हैं तो उनको मैट्रिक्स की जरूरत है, जिस मैट्रिक्स में वो फिक्स हो सके, जहाँ पर वो प्रेजेंट होती है उस स्पेस को मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर नॉर्मल सेल होगी तो उसको उस मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसको वहाँ फिक्स रहना है, सेल डिफरेंशिएशन करना है, ग्रोथ करनी है, सारी चीज़ें। और अगर कैंसर सेल है तो उसको एंकरेज की जरूरत नहीं होगी, मतलब एंकरेज इंडिपेंडेंट सेल होती है। ये हो गई कैंसर सेल की तीसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, फोर्थ, मेटास्टेसिस। The property of cancer cells by which they can detach from tumor
and move to another place to cause a new tumor. मतलब कैंसर सेल्स में ही ये प्रॉपर्टी है कि जब किसी को कैंसर हो तो ट्यूमर बनती है, गांठ बनती है, उसमें से कुछ सेल्स डिटैच होकर ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू किसी डिस्टेंटली प्रेजेंट ऑर्गन या टिश्यू में चली जाती है और वहां पर वो डिवाइड करके एक नई ट्यूमर का फॉर्मेशन करती हैं। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस, जो कि सिर्फ कैंसर सेल्स में ही होती है। नेक्स्ट, एनर्जी एफिशिएंसी और ऑटोक्लाइव ग्रोथ, दोनों का मतलब समझिए। एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब ये है कि नॉर्मल सेल्स जब रेस्पिरेशन से ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से ब्रेक डाउन करके जितनी एनर्जी का प्रोडक्शन करती हैं, कैंसर सेल्स उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसका मतलब ये एनर्जी एफिशिएंट सेल्स हो। और ऑटोक्लाइव ग्रोथ का मतलब ये है कि हमारी बॉडी की जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको एक दूसरे को डिवाइड करने के लिए ग्रोथ रेगुलेटर सब्सटेंसेस जो सिक्रीट करती है वो नेबरिंग सेल सिक्रीट करती है। मतलब ये वाली सेल ग्रोथ सब्सटेंसेस रिलीज करेगी, इस वाली सेल को प्रमोट करेंगे सेल डिवीजन के लिए, ये वाली सेल उस वाली सेल के लिए। मतलब एक सेल दूसरी सेल को प्रमोट करती है सेल डिवीजन के लिए, लेकिन कैंसर सेल्स में ये प्रॉपर्टी है कि एक सेल अपने आप को ही प्रमोट कर लेती है डिवाइड करने के लिए, जिससे कि वो सेल रेगुलरली डिवाइड होती रहती है और ग्रुप ऑफ सेल बनाती है जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनता है, उसी को हम ट्यूमर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ही इसमें कैंसर सेल्स में प्रेजेंट होती है। समझे आप? तो सेकंड टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल्स। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए और इनका मीनिंग भी पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि नोट्स में जो चीजें हैं वो तो 100% नोट आपको करनी ही होती है। इसके अलावा जो नई चीजें हैं जो वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ मैं, वो भी आपको ऐड करके नोट्स बनाने चाहिए, जिससे कि सारी नॉलेज, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो और आप नोट्स में अपने नोट डाउन भी कर पाए। ठीक है, तो दूसरा पार्ट हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल। इसके बाद थर्ड है व्हाट इज ट्यूमर। आपने कैंसर का नाम ट्यूमर से जुड़ा हुआ सुना ही होगा। ठीक है, कैंसर ट्यूमर वैसे नॉर्मली हम उसको गांठ भी बोल देते हैं, छोटी सी या बड़ी साइज की। तो क्या होता है ट्यूमर? ट्यूमर इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स फॉर्म्ड इनटू कंटीन्यूअस सेल डिवीजन इन न्यूरोप्लास्टिक सेल। कैंसर सेल में कंटीन्यूअस सेल डिवीजन होने के बाद जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बनता है उसको ही हम ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, तो ट्यूमर कहाँ बनता है? जहाँ पर भी कैंसर सेल होगी वहीं पर बनता है। कैसे बनता है? उस एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 लगातार बनती जाती हैं। वो सेल्स एक बंच बना लेती हैं, ग्रुप बना लेती हैं जिनका कोई फंक्शन नहीं होता, मतलब वो अनडिफरेंशिएटेड होती है। तो उस बंच या ग्रुप को ही हम बोलते हैं ट्यूमर। और कैंसर के ट्यूमर 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। ऐसे कैंसर के ट्यूमर में मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी नहीं होती, वो बिनाइन होते हैं। और जिनमें मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है उनको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। अभी मैंने बताया तो मेटास्टेसिस कैंसर सेल की वो प्रॉपर्टी है जिसमें कैंसर सेल एक ट्यूमर से डिटैच होकर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू किसी और ऑर्गन या टिश्यू में जाती है, वहां पर एक नया ट्यूमर पहुंच जाता है। ये प्रॉपर्टी जिसमें होगी वो ट्यूमर, वो कैंसर ज्यादा खतरनाक होंगे और ऐसे ट्यूमर को हम मैलिग्नेंट बोलते हैं। और जिनमें ट्यूमर लोकेलाइज होता है, जिसमें से मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी नहीं होने के कारण सेल्स डिटैच होकर नया ट्यूमर नहीं बनाती, उनको हम बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। तो दोनों में ज्यादा खतरनाक जिसमें डेथ के चांसेस होते हैं वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है। बिनाइन ट्यूमर के केस में ज्यादातर केसेस में डेथ होने के चांसेस
कम है, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर में जब एक स्टेज को क्रॉस हो जाता है तो डेथ के चांसेस 100% होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए टाइप ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर के डेफिनेशन और ट्यूमर के टाइप। ठीक है, उसके बाद कैंसर होता है, क्या कोज है कि कैंसर हो जाता है, क्या ऐसी चीज है जो एक नॉर्मल सेल को नियोप्लास्टिक सेल में कन्वर्ट कर देती है, नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर सकती है। आपने भी कुछ चीजें पढ़ी होंगी कि इस चीज से कैंसर हो सकता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे हुए देखे होंगे, टबैको एंड स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल कैन कोज कैंसर, सुना होगा, देखा होगा। क्या है एल्कोहल या फिर टबैको में ऐसी क्या चीज है जो कि कैंसर कर सकती है, कर देगी ये जरूरी नहीं है, कर सकती है। ठीक है, तो उसमें ऐसी क्या चीज है जो कैंसर कर सकती है, मतलब द एजेंट which can cause cancer are called carcinogens, मतलब वो चीजें जिनसे कैंसर हो सकता है उनको हम कार्सिनोजेंस बोलते हैं। कैंसर कोजिंग एजेंट आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। ठीक है, कार्सिनोजेंस आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट फिजिकल कार्सिनोजेंस, सेकंड केमिकल कार्सिनोजेंस, और थर्ड बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस। द कैंसर कोजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। 3 तरह के कार्सिनोजेंस होते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल कार्सिनोजेंस रेडिएशन होती है जो कि कैंसर कोज कर सकती है, मतलब क्या कि एक नॉर्मल सेल को नियोप्लास्टिक सेल में कन्वर्ट कर सकती है, कैंसर सेल में कन्वर्ट कर सकती है। तो 2 टाइप की होती है, एक तो होती है आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक होती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशन की एग्जाम्पल है गामा रेडिएशन और एक्स रेडिएशन, जिनके एक्सपोजर से कैंसर हो सकता है। और नॉन आयोनाइजिंग में एग्जाम्पल है यूवी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिनके कंटिन्यूअस एक्सपोजर से डीएनए जो सेल का होता है उस डीएनए में कोई डिफेक्ट आ सकता है, जिससे वो नॉर्मल सेल एक कैंसर सेल में कन्वर्ट हो सकती है। वो फ्यूचर में बिनाइन या ट्यूमर टाइप का कैंसर, जो बिनाइन या मैलिग्नेंट टाइप का ट्यूमर कोज कर सकती है, जिससे इंडिविजुअल की डेथ भी हो सकती है। इसका मतलब ये तो रेडिएशन से बहुत खतरनाक समान है और इनसे हमें बचे रहना चाहिए। यूवी आपको पता है यूवी से प्रोटेक्ट ओजोन कर रही है, अगर ओजोन प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो यूवी रेडिएशन डायरेक्टली आपके एटमॉस्फेयर में आएंगी और हमारी बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में, माइक्रोब्स की बॉडी में डीएनए को अफेक्ट करके कैंसर कोज कर सकते हैं। एक्स रेडिएशन, एक्सरे भी होता है स्केलेटल सिस्टम में, कोई मान लीजिए चोट लग जाए या बोन है वो ब्रेक हो जाए, उसको डिटेक्ट करने के लिए वो एक्सपोजर बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए दिया जाता है, क्योंकि अगर वो एक्सपोजर बहुत लॉन्ग टाइम के लिए दिया जाए तो बोन क्रैक हो जाए और कैंसर इन्फ्यूज हो जाए, डिटेक्शन की बजाय प्रॉब्लम और हो जाए, इसलिए बहुत शॉर्ट एक्सपोजर दिया जाता है। ये फिजिकल कार्सिनोजेन। केमिकल कार्सिनोजेन में एक्सटेंसिवली यूज्ड एक स्टेन है जिसको सोडियम ब्रोमाइड बोलते हैं। ये एक स्टेन है, डीएनए को स्टेन करती है। ठीक है, निकोटीन का नाम आपने सुना होगा, बेंजीन भी एक कार्सिनोजेन है। ये सारे केमिकल कार्सिनोजेन हैं। और बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन सेलुलर, ऑन्कोजिन और प्रोटो ऑन्कोजिन, एक तो ये और
वायरल ऑन्कोसिन। इसका मतलब आप समझें, हमारी यानी कि ह्यूमन की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की हर सेल में डीएनए में ऐसा भी जीन होता है जो उस नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब क्या कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट सभी सेल्स का डीएनए में वो जीन है जो उस सेल को कैंसर सेल बना सकता है। मतलब ये कि बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। हमारे यूक्रोमेटिन में प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल जो कि आरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कर रहा है, उससे प्रोटीन बन रही है। अगर हमारी सेल में प्रेजेंट प्रोटो ऑन्कोजीन या सेलुलर ऑन्कोजीन का भी ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन हो जाए तो वो नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाए। इसका मतलब साफ है कि जो स्मोकिंग करे, जो अल्कोहल कंज्यूम करे, जो यूवी या एक्स रेडिएशन के कॉन्टैक्ट में रहे, जो हीलियम ब्रोमाइड, निकोटीन या बेंजीन को यूज करे, उसी को कैंसर हो ये जरूरी है। जो इनमें से कुछ भी नहीं करे उसको भी कैंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो बाहर फैलाने की जरूरत नहीं, उसकी सेल के अंदर ही कैंसर करने वाला जीन मौजूद है। तो ऐसा कोई फैक्ट नहीं है कि स्मोकिंग करने वाले को तो कैंसर हो ही जाएगा और जो नहीं करता उसको कभी होगा ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं, किसी को भी कैंसर हो सकता है, कभी भी कैंसर हो जाता है। कोई एज डिसाइडेड नहीं है, किसी तरह का कोई ऐसा फैक्टर नहीं है। अगर वो जीन एक्सप्रेस हो गया एक बच्चे में तो उसको भी कैंसर हो जाएगा और एक ओल्ड एज पर्सन में तो उसको भी कैंसर हो जाएगा। हाँ, ये है कि इनसे चांसेस बढ़ते हैं कि वो जीन कहीं एक्टिवेट ना हो जाए। निकोटीन, स्मोकिंग में जो स्मोक होती है उसमें निकोटीन होता है, वो क्या करता है, माउथ कैंसर, थ्रोट का कैंसर, लंग्स का कैंसर कैसे करता है। वो स्मोक में जो निकोटीन होता है वो बार बार जाकर कैंसर करने वाली जो जीन है उसको स्टिमुलेट करता है कि एक्टिवेट हो एक्टिवेट हो एक्टिवेट हो, और वो जिस दिन एक्टिवेट हो जाएगी उस दिन उसको कैंसर हो जाएगा। ठीक है, ये स्टिमुलेट करते हैं, इसलिए इनको कार्सिनोजेनिक बोलते हैं। अदरवाइज हमारी सेल से डीएनए वो जीन ऑलरेडी प्रेजेंट है जो सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सेलुलर ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन के अलावा वायरल ऑन्कोजीन भी है जो कैंसर करता है। समझे हुए आप? तो यह कैंसर प्रोटीन के बारे में। उसके बाद डिटेक्शन ऑफ कैंसर है किसी, उसको डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है। डिटेक्शन ऑफ कैंसर में है अलग अलग है। ठीक है, याद समझ में आ गया होगा आपको। नोट में सेंड करूंगा, उसमें से ही आपको लिखने नहीं होता है, आप समझने पर ज्यादा फोकस करें। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ कैंसर का मतलब ये है कि अगर कैंसर है तो कौन सी टेक्निक है जिससे कि कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो कैंसर डिटेक्शन में सबसे फर्स्ट है बायोप्सी, जिसको हिस्टो पैथोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं। देखिए क्या मतलब, हिस्टो का मतलब होता है हिस्टोलॉजी, और हिस्टोलॉजी हम बोलते हैं टिश्यू की स्टडी को। ठीक है, तो जब किसी पेशेंट में कैंसर का सस्पेक्ट है, मान लीजिए वो इसमें कैंसर हो सकता है, उसमें कैंसर को कन्फर्म करने के लिए उसकी बॉडी के टिश्यू का एक सैंपल लिया जाता है और उस सैंपल को टेस्ट किया जाता है। तो इस लिविंग टिश्यू या सेल या ऑर्गन को लेकर उसको टेस्ट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोप्सी। ठीक है, और उससे कन्फर्म हो जाता है कि ये नॉर्मल सेल है या कैंसर है। ओके, सेकंड सीटी स्कैन, नाम आपने पहले भी सुना हुआ है। सीटी का मतलब होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सीटी स्कैन में इंटरनल ऑर्गन की 3D इमेज बनाई जाती है।
और उनमें प्रेजेंट किसी एबनॉर्मेलिटी, किसी ट्यूमर को डिटेक्ट करके कैंसर को कंफर्म किया जाता है। इसी तरह की टेक्निक है जिसको यूज करके हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन को यूज करके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन जैसे ब्रेन है उसमें कैंसर या ट्यूमर की प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है। तो ये सारी टेक्निक है जिनसे कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, डिटेक्शन ऑफ कैंसर की टेक्निक। और एक बार कंफर्म होने के बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे एडवांस जो टेक्नोलॉजी ऑफ कैंसर डिटेक्शन की है वो है एंटीबॉडी बेस्ड डिटेक्टर ऑफ मतलब ये कि नॉर्मल सेल के अलावा जो एबनॉर्मल या कैंसरस सेल है उसके लिए लेबोरेटरी में हम एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हम लेबोरेटरी में कर लेते हैं। उन एंटीबॉडीज को सस्पेक्टेड पेशेंट के ब्लड में इंजेक्ट करते हैं और वो एंटीबॉडीज अगर किसी सेल से बाइंड करती है तो वो कैंसर सेल होगी, क्योंकि वो कैंसर सेल के अगेंस्ट है और हमें पता है कि एंटीबॉडी अपने एंटीजन को ढूंढ के उससे चिपक जाती है। ठीक है। तो ऐसे एंटीबॉडीज को हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बोलते हैं। ये नोट में नहीं होगा कि आपको अलग से लिखना है। और टॉप पर एक पेज के टॉप पर आपको एक पॉइंट लिखना है। मैं बोल रहा हूँ monoclonal antibodies were made by Koehler and Martin by hybridoma technique. हाइब्रिडोमा टेक्निक से कोहलर और मार्टिन ने सबसे पहले मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाई थी और यही मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज की जाती है कैंसर के डिटेक्शन। ठीक है। तो ये 5 टाइप की टेक्निक जो कि कैंसर के डिटेक्शन में यूज हो। ओके। उसके बाद डिटेक्ट हो गया कैंसर या ट्यूमर का टाइप पता लग जाने पर करते हैं उसका ट्रीटमेंट। और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग थेरेपी होती हैं, जिसमें कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी 2, सर्जरी 3, अल्फा इंटरफेरोन 4। कीमोथेरेपी का मतलब ये होता है कि कैंसर में बनने वाले ट्यूमर को केमिकल की हेल्प से डिसोल्व करना या डिस्ट्रॉय करना। ठीक है। कीमोथेरेपी। रेडियोथेरेपी का मतलब ये है कि जो रेडिएशन होती हैं जो सेल को डैमेज करती हैं उन रेडिएशन को यूज करके ट्यूमर को डैमेज करना। और सर्जरी का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑर्गन या टिश्यू जिसमें वो ट्यूमर प्रेजेंट है या तो उस टिश्यू या ऑर्गन को रिमूव करना या फिर ट्यूमर को सर्जिकली रिमूव करना, इसको बोलते हैं सर्जरी। और अल्फा इंटरफेरोन इनको बोलते हैं बायोलॉजिकल इम्यून रेस्पॉन्स मॉडिफायर। मतलब ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि मेडिसिन के तौर पर लिए जाते हैं और ये हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोमोट करते हैं एंटीबॉडीज बनाने के लिए
जो कि ट्यूमर को किल करे या कैंसर सेल को किल करे। मतलब हमारे इम्यून रेस्पॉन्स को इस तरह से मॉडिफाई कर देते हैं कि ये कैंसर सेल्स को पैथोजन समझें और उन कैंसर सेल्स को अटैक करके किल करें, जिससे कि हमें कैंसर से छुटकारा मिले, कैंसर का ट्रीटमेंट मिले। ठीक है, तो ये है कैंसर के बारे में ट्रीटमेंट। समझ गए होंगे आप सभी। नोट में सेंड कर दूंगा, आपको लिखने हैं बहुत सारे पॉइंट। यहाँ पर भी जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो नोट में ऐड किया करो सभी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग्स एंड एल्कोहल का। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में जस्ट अभी इंट्रोडक्शन दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक कंप्लीट होगा। तो आपने ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज का मतलब पहले सुना है कि ड्रग्स क्या होती है। ड्रग्स दो टाइप की होती हैं, एक तो मेडिसिन वाली ड्रग्स जिनको मेडिसिन बोलते हैं, बहुत करेक्ट किया मेडिसिन, और एक एडिक्शन वाले डिपेंडेंस वाले। मेडिसिन की जो ड्रग्स हैं वो डिजीज के ट्रीटमेंट में काम आती है, और ये जो ड्रग्स है वो नॉर्मली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं एक लोअर डोज में, तब तो वो मेडिसिनल वैल्यू रखती है। लेकिन अगर उनका अब्यूज किया जाए, अब्यूज का मतलब होता है रेगुलर हाई डोज, अगर रेगुलर हाई डोज उनकी ली जाए तो फिर वो ड्रग्स हैं जो एडिक्शन कॉज करेंगी और बॉडी पर मल्टीपल हार्मफुल इफेक्ट जो करेंगी, जिसमें एडिक्शन और डिपेंडेंस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब्यूज का मतलब वैसे होता है ऐसी ड्रग्स जिनको उनकी मेन यूज से हटकर किसी और पर्पज के लिए यूज किया जाए तो उस ड्रग का या फिर एल्कोहल का अब्यूज होगा, मिसयूज होगा। ठीक है, तो ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज में हम पहले ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से प्लांट हैं जो इन ड्रग्स का सोर्स के तौर पे काम करते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के ड्रग्स हम ऑब्टेन करते हैं, प्लांट के किस पार्ट से वो ड्रग ऑब्टेन की जाती है, और हमारी बॉडी में जाकर कौन से बॉडी के सिस्टम ऐसे हैं जिनको वो टारगेट करती हैं, जिनसे कि उनका एडिक्शन हो जाता है, जिनसे बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स बॉडी में होती हैं। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी के ड्रग्स हैं जिनमें ओपियोइड्स है, कैनाबिनॉइड्स है, कोकेन है, हेलुसिनोजेंस है, निकोटीन है। ठीक है, ये सारे टाइप के ड्रग्स हैं और ये सभी ड्रग्स के सोर्स प्लांट भी अलग अलग हैं। जैसे ओपियोइड प्लांट का कॉमन नेम है ओपियम ओपी, कॉमनली इसको अफीम का प्लांट बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है पेपावर सोमनिफेरम। इस प्लांट से अनराइपन्ड फ्रूट, मतलब कच्चा जो फ्रूट होता है उस पर ब्लेड से कट लगाते हैं, जिससे कि लेटेक्स बाहर आता है, दूध निकलता है। आपने देखा होगा सेलोटॉपिस में, नीम में, या फिर जो कलिंजा होता है उसमें तोड़ने पर व्हाइट लेटेक्स बाहर आता है। इस फ्रूट का भी व्हाइट लेटेक्स बाहर आता है। उस लेटेक्स को ही सोर्स ऑफ मोर्फिन, मोर्फिन एक एल्कलॉइड है जो कि लेटेक्स की तरह होता है,
एनाल्जेसिक ड्रग्स बनाने में काम किए जाने वाले केमिकल है। एनाल्जेसिक जो दर्द निवारक दवाइयाँ होती हैं, दर्द को रिड्यूस करने वाली दवाइयाँ होती हैं, वो बनाने में काम आते हैं। क्या? ओपियम पॉपी का प्लांट है, मतलब अफीम का प्लांट, उसका कच्चा फ्रूट होता है, उससे कीड़ा लगाते हैं, उससे निकलता है लेटेक्स। उस लेटेक्स में होती है ड्रग्स की कैटेगरी है ओपियोइड और केमिकल का नाम है मॉर्फिन। मॉर्फिन का यूज किया जाता है एनाल्जेसिक यानी कि दर्द निवारक दवाइयाँ बनाने में। ठीक है, ये इसकी मेडिसिनल वैल्यू होगी। अब अगर इस मॉर्फिन को भी हाई और रेगुलर डोज दी जाए, दर्द के लिए नहीं वैसे, तो इसकी आदत हो जाती है, जिससे कि ड्रग का अब्यूज होता है, जिससे कि ये ड्रग बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट शो करती है, एडिक्शन हो जाता है, जिससे कि इस ड्रग के बिना सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, तो इसको अब्यूज कहते हैं। या फिर इस मॉर्फिन का ही डाइएसिटाइलेशन कर दें तो बनती है मैक या हेरोइन। सुना होगा नाम आप सभी ने, हेरोइन जो ड्रग्स के तस्कर है, ड्रग्स के तस्कर है, वो कई बार इधर उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, कभी एयरपोर्ट पे पकड़े जाते हैं, कहीं पकड़े जाते हैं। ये हेरोइन किससे बनाई गई है? मॉर्फिन। मॉर्फिन का क्या हुआ? डाइएसिटाइलेशन, इसलिए इसको डाइएसिटाइल मॉर्फिन भी बोलते हैं। इसका क्या एडिक्शन होता है, लत पड़ जाती है और बहुत बुरी लत होती है, इसके बिना उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। आप ऐसे कह सकते हैं इसमें हेरोइन और मॉर्फिन तीनों ही पैपावर सोमनिफेरम यानी कि ओपियम पॉपी यानी कि अफीम के प्लांट से ली जाती है और ये हमारी बॉडी में जाकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन आता है इसको अफेक्ट करती हैं और इनका एडिक्शन हमारे बॉडी में हो जाता है। ठीक है, पहली कैटेगरी की ओपियोइड कंप्लीट। समझे आप? नोट जिस तरह से मैं साइन करूंगा उसी फॉर्म में आपको बना लेने हैं। तो ओपियोइड कंप्लीट हो गया। सेकंड है कैनाबिडियोइड, प्लांट का नाम है कैनबिस सैटिवा। ठीक है, भांग का प्लांट बोलते हैं, भांग भी आपने सुनी होगी। इसकी लीफ से बनाया जाता है, इसके लीफ के एक्सट्रैक्ट से, इसके फ्लावर टिप्स के एक्सट्रैक्ट से बनाई जाती है और उस कैनाबिडियोइड जो केमिकल होते हैं उससे कई टाइप की ड्रग्स बनती हैं। इनमें मेन है इस तरह गांजा, गांजा है, गंजा नहीं है, गांजा, मैरिजुआना, हशीश, ये सारी जो ड्रग्स हैं ये किस कैटेगरी में हैं? कैनाबिडियोइड। इस प्लांट को ऑब्टेन करते हैं कैनबिस सैटिवा से। ठीक है, इसी कैटेगरी का एक और प्लांट होता है दसूरा एल्बा, और दसूरा एल्बा के जो सीड्स हैं उनके एक्सट्रैक्ट से इसी तरह की दवाइयाँ, इसी तरह की ड्रग्स बनाई जाती हैं, जो कि एक इंडिविजुअल स्पेशली यूथ जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन के यूज करना स्टार्ट करते हैं और बाद में धीरे धीरे वो लत लग जाती है। ठीक है, तो लत लग जाती है इन सभी ड्रग्स की, तो वो कौन सा गाना गाने लगते हैं? वही वाला। तो ये सभी प्लांट से ये सभी ड्रग्स मिलती हैं और हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को ये टारगेट करती है, जिससे कि एडिक्शन हो जाता है और क्या क्या इफेक्ट। तो आपको नोट के फॉर्म में इस तरह बनाना है, इस तरह हमने डिजीज के टाइप का नहीं बनाया था, नेम ऑफ पैथोजन, सिस्टम अफेक्टेड, ये सारी चीजें, ड्रग्स के कौन कौन से सिस्टम पे टारगेट होगा, कौन कौन से ड्रग, इस तरह के एग्जाम्पल है। नोट को इस फॉर्म में बनाए कि पॉइंट टू पॉइंट हम सीधा नोट डाउन। ठीक है, तो दो कैटेगरी यहाँ पर कंप्लीट होती है, ओपियोइड और कैनाबिडियोइड। आगे हम पढ़ेंगे कोकेन, हेलुसिनोजन, निकोटीन और उसके बाद अब्यूज कि लोगों को स्पेशली इंडिया में यूथ को जो ये प्रॉब्लम है उससे कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, यूथ उससे कम से कम पढ़े। आप भी उसी ग्रुप एज
इस ग्रुप में हैं और आप भी अगले लेक्चर में जो बातें मैं आपको बताऊंगा उनमें से कुछ बातें आप भी फैमिलियर हैं, आप भी ऐसे दोस्तों से कभी मिले हैं जो इस तरह के ड्रग्स वगैरह के बारे में बातें करते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहने के लिए सलाह दी जाती है, जो इस सलाह को नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो आप मैंने नोट्स तक के नोट्स सेंड करूंगा, वो नोट्स आप बनाएं, समझ गए। ठीक है, आगे कल मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।